हमला कर दिया था ताकि वो उनके माउंटेन पर कब्जा कर सके। दूसरी तरफ मास्टर फू यान ने भी वोंगलिंग को जकड़ लिया था, जिनके साथ वोंगलिंग फाइट करके खुद को आजाद करवा लेता है। साथ ही साथ वोंगलिंग ने यहाँ पर उनकी जान भी ले ली थी, पर जब तक वोंगलिंग वहाँ से खुद को बचाकर अपने मास्टर की मदद करने के लिए पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेन्यू टेक तबाह हो चुका था, इसलिए वोंगलिंग अपने मास्टर से कहते हैं कि आप मुझे ट्रेनिंग करवाए, मैं इतना जरा ताकतवर होना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी किस्मत सिर्फ मैं ही लिखूं। मास्टर सी चुनान भी इस बात से खुश होकर वोंगलिंग की कल्टीवेशन शुरू करवा देते हैं, जहाँ कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि वोंगलिंग तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम एक करवा को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा कीमती आर्टिफैक्ट को टियानशुई सिटी की तरफ लेकर जा रहे थे। इन लोगों को इस बात की खुशी थी कि हम लोगों ने बहुत लंबा सफर तय कर लिया और बस सिर्फ 4 दिन बाद ही हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जहां डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद हमारे बॉस खुश होकर यकीनन हम लोगों को एक बड़ा इनाम देंगे। वो लोग इसी तरह की बातें करते हुए खुश होकर आगे की तरफ जा ही रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर करवा के लीडर को अपने सामने कोई दिखाई दिया, इसलिए वो अपने साथी यांगसेन से कहता है कि आगे जाकर देखो कि ये आदमी क्यों खड़ा है। जो सुनकर यांगसेन बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो अपना घोड़ा लेकर आगे की तरफ तेजी से जाते हुए वोंगलिंग के सामने आ गया था, जहाँ वोंगलिंग तो बिल्कुल भी घबराता नहीं। ये देखकर यांगसेन उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम काफी बहादुर हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये रोड के बीच क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? जिस पर वोंगलिंग उससे कहते हैं कि हाँ, मैं लकड़ी का काम करना जानता हूँ और मैं यहाँ टियानशुई सिटी की तरफ जा रहा था, पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, आप लोग मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता बता सकते हो? जो सुनकर काफिले का लीडर आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि ये कितनी अच्छी बात है, किस्मत से हम लोग भी टियानशुई सिटी की तरफ ही जा रहे थे, तो अगर तुम चाहो तो तुम हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। वोंगलिंग ने भी खुशी खुशी उन लोगों को ज्वाइन कर लिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वोंगलिंग अपनी जगह पर बैठकर सोल सी में एक तलिज्म को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जहां वोंगलिंग अपने मास्टर सीटू नाम के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अच्छे से उस लास्ट तलिज्म को रिफाइन कर लेता है। जिसके बाद मास्टर सीटू नाम खुश होते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, तुमने इस जेड तलिज्म को अपने ब्लड के साथ अच्छे से रिफाइन कर लिया, अब ये एक डानबाओ लेवल का आर्टिफैक्ट बन चुका है। जो सुनकर तो वोंगलिंग खुश होते हुए कहता है कि डानबाओ तो काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स होते हैं, जिस पर मास्टर सीटू नाम कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। असल में तो फुयंग एक बहुत बड़ा बेवकूफ था, जिससे इस आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अगर ये डेड तलिज्म उसके पास पड़ा होता तो ये बेकार हो जाता। वोंगलिंग यहाँ पर अपने मास्टर की सारी बातें सुनते हुए कहता है कि मास्टर, मैंने अपनी की कंसंट्रेशन के सारे लेवल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अभी मैं टियानशुई सिटी की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके मैं अपने हेवनली पर्ल को अपग्रेड कर लूंगा, लेकिन मुझे खुद के स्टेज को भी ब्रेक थ्रू करने के लिए एक फाउंडेशन बनाने की जरूरत होगी। तो आपको क्या लगता है कि मुझे इस काम में कितना वक्त लगेगा? जो सुनकर मास्टर सीटू नान वोंगलिंग से कहते हैं कि फाउंडेशन बनाने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है, तो क्यों ना तुम सोल कैप्चरिंग टेक्निक सीख लो। जिस पर वोंगलिंग मना करते हुए कहते हैं कि नहीं मास्टर, अगर मैं किसी जिंदा इंसान से उसकी सोल कैप्चर कर लूंगा तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इससे बेशक मुझे एक फाउंडेशन तो मिल जाएगी, लेकिन वो इंसान जिंदा नहीं बचेगा। मैं मासूम लोगों की लाशों पर चढ़ते हुए खुद को ताकतवर नहीं बनाना चाहता। जो सुनकर मास्टर सीटू नान तो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कल्टीवेशन की दुनिया है, हमेशा ताकतवर ही जीता है और कमजोर मारे जाते हैं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, नहीं तो तुम किसी के हाथों मारे जाओगे। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफिला एक जगह पर रुककर आराम कर रहा था और इन लोगों की मुलाकात मिस्टर ली से भी हो गई थी, जिनके बारे में काफिले का लीडर यहाँ वोंगलिंग को बताता है कि तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है जो तुम्हारी मुलाकात मिस्टर ली से हुई, क्योंकि ये काफी अच्छी भविष्यवाणी करते हैं। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर ली ने यहाँ पर इन लोगों की तरफ देखते हुए भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो सबसे पहले यांगसू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे फ्यूचर के आसपास काफी जरा अंधेरा साया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आगे आने वाले वक्त में तुम पर काफी बड़ी तबाही आने वाली है। हो सकता है कि ये इसलिए क्योंकि 3 महीनों बाद तुम्हारी शादी होगी। ये बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग हंस रहे थे। तभी अचानक मिस्टर ली की नजर वहाँ पर मौजूद बाकी के लोगों पर भी पड़ जाती है, जहाँ बारी बारी देखने पर मिस्टर ली को सब लोगों के फ्यूचर पर ही काला अंधेरा साया दिखाई दे रहा था, यानी कि एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है। मिस्टर ली ये देखकर घबरा चुके थे। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। तभी अचानक उनकी नजर वोंगलिंग पर पड़ जाती है, जिसका फ्यूचर देखने के बजाय उसे मास्टर सीटू नान के पास्ट लाइफ विजन दिखाई दे देते हैं। इसलिए मास्टर ली को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। जबकि मास्टर सीटू नान यहाँ पर हंसते हुए वोंगलिंग से कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर जान कर देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने पास्ट लाइफ विजन दिखा दिए। ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा कमजोर निकला। यहाँ पर इसी तरह की बातें तो चल ही रही थी। तभी अचानक इन लोगों पर किसी ने हमला कर दिया, जो कि असल में लुटेरे थे और वो यहाँ पर उसी आर्टिफैक्ट को चुराने के लाए हुए थे, जिससे ये लोग यहाँ से टियानशुई सिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ काफिले का लीडर ये देखकर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हम वो आर्टिफैक्ट तुम्हें कभी भी नहीं देंगे, इसलिए वो लोग फाइट के लिए तैयार हो चुके थे। तभी अचानक पीछे जंगल से कोई अपने फायर मूव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ काफिले में एक वॉरियर को जान से मार देता है, जो देखकर तो अब काफिले के लोग काफी घबरा चुके थे, क्योंकि उन लोगों को पहले मालूम नहीं था कि यहाँ लुटेरों के साथ कोई इमोर्टल भी होगा, जो
बाद जैसे ही वांगलिंग को मालूम होती है वो फौरन आसपास की जगह को स्कैन करना शुरू कर देता है और दूर आखिरकार उसे वो इमोर्टल मिल भी गया, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि ज़ेंग हू है, वही इंसान जिसने हेंग यू सेट में ब्रदर लियो को जान से मार दिया था। और वांगलिंग ने उससे कहा कि तुम यहाँ से भागकर चले जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। पीछे की तरफ मास्टर ली यहाँ पर अपने काफिले के लीडर से कह रहे थे कि आप इन्हें वो आर्टिफैक्ट दे दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर इन लोगों के साथ एक इमोर्टल भी है। हम लोग वैसे भी एक इमोर्टल के साथ फाइट नहीं कर सकते, तो बिना वजह मरने से बेहतर तो यही रहेगा। जो सुनकर ना चाहते हुए भी वो काफिले का लीडर बिल्कुल ऐसा ही करता है। जहाँ वो आर्टिफैक्ट इससे पहले कि उन लुटेरों के हाथ में जा पहुंचता है, वांगलिंग पहले ही उसे छीन लेता है, जिस पर तो उन बैंडेट्स के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आगे की तरफ बढ़ते वांगलिंग पर हमला करना चाहता था, पर वांगलिंग उसे एक ही हमले में जान से मार देता है। ये देखकर तो अब उस काफिले में मौजूद हर एक इंसान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उन लोगों को मालूम नहीं था कि वांगलिंग एक इमोर्टल है, जबकि वांगलिंग यह एक कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए ज़ेंग हू से कहता है कि क्या तुम अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए नहीं आओगे। जहाँ ज़ेंग हू भी यहाँ वांगलिंग के सामने आ गया था, पर वो वांगलिंग को पहचानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम वो आर्टिफैक्ट हमें दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। वांगलिंग ये सुनकर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि ज़ेंग हू आखिर इस तरह की बातें क्यों कह रहा है, शायद उसकी ये कहते हुए कोई न कोई मजबूरी होगी। जो सोचते वांगलिंग ने वो आर्टिफैक्ट यहाँ ज़ेंग हू के हवाले कर दिया था, साथ ही साथ वो उससे माफी भी मांगता है। ज़ेंग हू वांगलिंग की ये बात सुनकर कहते हैं कि तुमने अच्छा फैसला किया, अब चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी अचानक आसपास का मौसम बदलना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि ज़ेंग हू का रियल मास्टर यहाँ पर पहुंच चुका था, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लुटेरे उनके सामने झुक गए थे, जबकि वो यहाँ पर आते हुए साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद काफिले के लोगों को मारना शुरू कर देता है, ताकि वो उनकी सोल एब्जॉर्ब करके खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। जो देखकर काफिले के साथ मौजूद बाकी के वॉरियर्स वो काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो फौरन यहाँ उनके सामने झुकते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें बख्श दे, हम लोग मरना नहीं चाहते। वांगलिंग यहाँ पर उस वॉरियर की पावर्स देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि ये तो सिर्फ 15 लेवल ऑफ की कंसंट्रेशन स्टेज पर है, ये तो अच्छा हो गया, लगता है कि आज के दिन मैं अपने नए बनाए हुए वेपन को इस पर इस्तेमाल कर पाऊंगा। जबकि तभी अचानक हम यहाँ पर उस मास्टर को देखते हैं, जो कि ज़ेंग हू से कहता है कि ज़ेंग हू ये लड़का कौन है, क्या तुम इसे जानते हो। जिस पर ज़ेंग हू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं इससे पहली दफा मिला हूँ। जो सुनकर मास्टर खुश होते हुए कहते हैं कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, क्यों ना मैं इसका भी ब्लड एब्जॉर्ब कर लूं, जिसकी वजह से मेरी कल्टिवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ज़ेंग हू यहाँ पर अपने मास्टर की ये बात सुनकर मास्टर से कहते हैं ठीक है मास्टर, मैं इस बंदे को आपके लिए पकड़ कर लाता हूँ। ये कहते साथ ही वो फौरन जंप करते हुए यहाँ वांगलिंग पर हमला करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उसका मास्टर यहाँ ज़ेंग हू को रास्ते में रोक देता है। साथ ही वो ज़ेंग हू के पास आकर कहते हैं कि ज़ेंग हू तुम्हें क्या लगा था कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे तुम्हारे हाथ में ये मैजिकल टेलिज्म नहीं दिखेगा। असल में दोस्तों ज़ेंग हू यहाँ पर वांगलिंग को बचाना चाहता था, वो उसे मैसेज देना चाहता था कि यहाँ से भाग जाओ, इसलिए मास्टर यहाँ ज़ेंग हू को ही पीटना शुरू कर देते हैं, जिस पर ज़ेंग हू अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, असल में ये लड़का मेरे बचपन का दोस्त है, इसने मेरी जिंदगी बचाई थी, मैं नहीं चाहता कि आप इसे जान से मार दो, आप इसको यहाँ से जाने दो, चाहे इसके बदले आप मेरी ही जान ले लो। जो सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ने यहाँ ज़ेंग हू को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर वांगलिंग समझ जाता है कि ज़ेंग हू ने इसलिए मुझे पहचानने से इनकार किया था क्योंकि यहाँ इस मास्टर ने ज़ेंग हू की बॉडी में किसी तरह के पॉइजन को इम्प्लांट किया है, ताकि वो जैसा चाहे ज़ेंग हू की बॉडी को कंट्रोल कर पाए। यहाँ ये सारी बातें सोचते हुए वांगलिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वांगलिंग फौरन अपने थंडर चाबुक को निकालते हुए उस मास्टर पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ इन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि उस मास्टर ने भी अपने एक फ्लाइंग सोर्ड को बाहर निकाल लिया था, जो कि खुद भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है। वांगलिंग उससे खुद को बचाते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि ये सोर्ड तो काफी ज्यादा तेज है, मुझे मालूम नहीं था कि कोई इतना फास्ट वेपन भी हो सकता है, मुझे इस मास्टर के साथ फाइट करते हुए थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। जो कहते हुए वांगलिंग ने यहाँ पर अपने जेट टेलिज्म को बाहर निकालते हुए डैनबाओ टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वांगलिंग काफी आसानी के साथ उस फ्लाइंग सोर्ड को कैप्चर कर लेता है। दूसरी तरफ वो मास्टर ये देखकर हैरान हो गया था कि इस लड़के के पास आखिर डैनबाओ टेक्निक कैसे है, इस तरह से तो मैं इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाऊंगा। जो सोचते वो मास्टर फौरन यहाँ से खुद की जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन उसने वांगलिंग के दोस्त को चोट पहुंचाकर गलती कर ली थी, इसलिए वांगलिंग उसे यहाँ से जिंदा जाने कैसे दे सकता है। वांगलिंग ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते उस मास्टर पर हमला कर दिया था, जिसे रोकते हुए वो मास्टर कह रहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं मास्टर जीमो का डिसिपल हूँ, उन्हें मालूम हो गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो अटैक सीरा जाकर उस मास्टर से टकरा गया, जिसकी वजह से वो मास्टर तो वहीं पर राख में बदल गई, जबकि वांगलिंग को भी एक न्यू फ्लाइंग सोर्ड वेपन मिल गया। जबकि साथ ही मास्टर सीचुनान यहाँ पर वांगलिंग से कहते हैं कि देखो ये कल्टीवेशन की दुनिया है, अगर यहाँ पर तुम किसी की जान लोगे तो इससे तुम्हारा सिर्फ फायदा ही होगा। वांगलिंग उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वो अपने दोस्त की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ेंग हू भी यहाँ पर अपने मास्टर को मरता हुआ देखकर खुश होते हुए कहता है कि मेरे मास्टर मर गए। अपनी बॉडी में मौजूद पॉइजन को चेक करने के बाद वो समझ जाता है
है कि हाँ ये बात सच है, इसलिए वो खुश होते हुए कहते हैं कि वांगलिंग तुमने कर दिखाया, मुझे माफ कर देना, मैं इसलिए तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहा था क्योंकि इससे तुम्हारी जान को ही खतरा था। साथ ही ज़ेंगू यहाँ पर अपने हाथों में फ्लेम को लाते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मौजूद हर एक इमोर्टल को जान से मारना होगा ताकि मास्टर जीमो को कभी भी मालूम ना हो पाए कि यहाँ पर क्या हुआ, इससे तुम्हारी और मेरी दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन वांगलिंग फौरन उसे बीच में रोक देता है। वांगलिंग नहीं चाहता था कि बेवजह मासूम लोगों की जान जाए। यहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो वांगलिंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें बख्श दो, हम सच कह रहे हैं, हम तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएंगे। जो सुनकर ज़ेंगू कहता है कि हाँ तुम लोग नहीं बताओगे, लेकिन अगर तुम लोगों की जान पर आ जाए तब तुम में से कोई ना कोई तो अपना मुंह खोल सकता है। वांगलिंग भी ये बात अच्छे से समझता था, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद सब लोगों की मेमोरीज इरेज कर देता है ताकि यहाँ पर मौजूद किसी को भी हमारे बारे में याद ना हो। ये करने के बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वांगलिंग और ज़ेंगू एक जगह पर बैठकर वाइन पी रहे थे। साथ ही साथ ज़ेंगू कह रहा था कि बहुत दिन हो गए जब से मैं हैंग्यू सेट को छोड़कर गया था, मुझे रास्ते में कई सारी मुश्किलात झेलनी पड़ी। जबकि ज़ेंगू भी उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं हैंग्यू सेट में पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। आज मैं कई सालों बाद किसी के साथ वाइन पी रहा हूँ। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान इसी तरह से फ्रेंडली बातें हो रही थी। तभी अचानक वांगलिंग ज़ेंगू से कहता है हम लोगों को एक सेफ लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पर मैं आराम से रुककर अपनी इस मैजिकल वेपन को रिफाइन कर पाऊंगा। क्या तुम ऐसी किसी लोकेशन के बारे में जानते हो? जिस पर ज़ेंगू जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ यहीं पर पास में टैंगजिया कैसल है। वहाँ का जो गार्डियन है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन लोगों की फैमिली ने ये रूल बनाया है कि उनकी सिटी में कोई भी फाइट नहीं करेगा। पूरे जाओ कंट्री में सब लोग उनसे डरते हैं, इसलिए कोई भी उनके फैसले के खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि अगर हम लोग वहाँ पर चले जाए तो वहाँ पर हम लोगों को किसी के साथ भी फाइट करनी नहीं पड़ेगी और हम लोग सुकून से रह पाएंगे। यहाँ इसी तरह की बातें करते हुए ये दोनों आखिरकार टैंगजिया सिटी तक आ चुके थे, लेकिन गेट से इंटर होते साथ ही अचानक इन लोगों को पीछे काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है जो कि एक वॉरियर की थी। वो वॉरियर दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। साथ ही साथ उसके पास एक कॉफिन भी मौजूद था। ज़ेंगू यहाँ पर उस वॉरियर के बारे में वांगलिंग को बताता है कि ये रेडियन कॉफिन सेट से है। इनके सेट को काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तुम इसके पास ये कॉफिन देख पा रहे हो ना, यही इन लोगों की सीक्रेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी को हरा पाते हैं। दूसरी तरफ वांगलिंग भी उस वॉरियर को देखकर अपने मन में कहता है कि ये वॉरियर भी फाउंडेशन बनाने के पीरियड्स पर पहुंच गया। यानी कि अगर गलती से वांगलिंग और इस आदमी की फाइट हो जाती है तो वांगलिंग के लिए जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए ज़ेंगू यहाँ पर वांगलिंग से कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हारा कभी भी इस वॉरियर से पंगा हो जाए तो याद रखना कभी भी इसके साथ फाइट मत करना, क्योंकि ये रेडियल सेक्ट वाले लोग काफी ज्यादा इवल होते हैं। इसके बाद वो दोनों ही आगे की तरफ चलते हुए सिटी में इंटर हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें यहाँ वांगलिंग का दिखाया गया जो कि अकेले एक रूम में बैठकर उसी फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। पर इस दौरान वांगलिंग को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्पिरिचुअल वेपन किसी का भी गुलाम नहीं बनना चाहता। वो काफी ज्यादा मुश्किल से आजाद हुआ, इसलिए वो वांगलिंग से खुद की जान बचाकर दूर भाग रहा था। साथ ही उसने वांगलिंग पर कुछ हमले भी कर दिए थे जिन्हें डॉज करते हुए वांगलिंग अपने मास्टर सीटू नान से कहता है कि क्या आपके पास कोई टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके मैं इस स्वॉर्ड को अपना बना पाऊं। मास्टर सीटू नान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरे पास एक टेक्निक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसका इस्तेमाल करना चाहोगे। और वांगलिंग तो कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए मास्टर सीटू नान बताते हैं कि इस टेक्निक का नाम है ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक, जिसमें तुम अपने ब्लड का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल वेपन को अपना बना सकते हो। ये करना ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। फ्यूचर में किसी भी फाइट के दौरान अगर तुम्हारे फ्लाइंग स्वॉर्ड को डैमेज पहुंचता है तो उसका असर तुम्हारी सोल पर भी होगा, यानी कि आने वाले वक्त में तुम्हें काफी ज्यादा गहरी चोट लग सकती है। जो सुनकर वांगलिंग कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर सीटू नान वांगलिंग की ये बात सुनकर कहते हैं कि तुम खुद की बॉडी पर तो इतना ज्यादा जुल्म सह सकते हो, अगर तुम दूसरे पर ये करते तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेनाक होता। साथ ही तभी अचानक हमें यहाँ पर ज़ेंगू की आवाज भी सुनाई देती है जो कि वांगलिंग को बाहर से आवाज देते हुए कह रहा था कि वांगलिंग मैं मार्केट तक जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम आगे चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर अपने वेपन को रिफाइन करना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टैंगजिया सिटी के पैट्रिक पर आ जाता है जहाँ उनके सामने एक आदमी खड़ा था। वो आदमी यहाँ पर अपने साथ कुछ तोहफे भी लेकर आया था ताकि टैंगजिया सेट के मास्टर उसकी मदद करे। लेकिन टैंगजिया सिटी के पैट्रिक कहते हैं कि तुम्हें तो मालूम होगा कि मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं कर सकता, यही रूल्स मुझ पर भी अप्लाई होते हैं, मैं यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ सकता। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पैट्रिक का ग्रैंडसन यानी कि टैंग लिया गया। उसको यहाँ पर पैट्रिक ने ही बुलवाया हुआ था जिसका इंट्रोडक्शन वो यहाँ पर मास्टर जीमो से करवाता है। हाँ दोस्तों, यही वो बूढ़ा आदमी मास्टर जीमो है जिसके डेसिपल को जंगल में वांगलिंग ने जान से मार दिया, और इसी वजह से मास्टर जीमो यहाँ पर आया हुआ था ताकि वो अपने डेसिपल की मौत का बदला ले सके। मास्टर जीमो फौरन से यहाँ पर आगे की तरफ आते हुए टैंग ली से कहता है कि मेरे पास ये एंशिएंट सोल लेवल का एक मैजिकल वेपन है जो मैं तुम्हें दे तो सकता हूँ, पर क्या तुम मेरे डेसिबल का बदला ले पाओगे? क्योंकि तुम तो सिर्फ एक फाउंडेशन लेवल